टेम्पररी फेस हो सकता है। मैं कह रहा हूं ये सवाल आपसे ज्यादा मुफीद है पूछना, ये इतना कमाल इस देश में कैसे हो पा रहा है कि जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री पंडित कहती हैं, मुझे ये कहने में गर्व है मैं आरएसएस से हूं, मैं बिल्कुल नहीं झिझकती। अलावा इसके जामिया मिलिया इस्लामिया की फॉर्मर वाइस चांसलर कहती हैं कि भाई मुझे तो आरएसएस का आशीर्वाद मिला है। इंद्रेश कुमार उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी देते दिखे। आपको भी बना दिया गया बाकायदा। जामिया की अंजुमन में यानी कोर्ट में मेंबर बना दिया गया। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। बलदेव शर्मा को, वो भी आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी किताब के लोकार्पण में अमित शाह योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। और एग्जाम्पल पढ़ देती हूं सर। मध्य प्रदेश में विनोद मिश्रा को बना दिया गया कुलपति, वो भी आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं, बीजेपी के फॉर्मर जिला प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कुलपति बनाया गया राजेश कुमार वर्मा को, वो तो 10 साल की न्यूनतम योग्यता भी पूरी नहीं करते थे, उनको बना दिया गया क्योंकि आरएसएस का बैकग्राउंड था। राकेश जी, ये सवाल मुझसे पूछा क्या? एब्सोल्युटली सर। देखिए, मैं जो सोनिया गांधी जी के लेख को पढ़कर मुझे लगा कि 1927 में कैथरीन मेयो ने जो मदर इंडिया लिखा था वो कैथरीन मेयो की भूमिका में है। उस कैथरीन मेयो ने जो भारत की आलोचना जिस प्रकार से की थी, आज वही सोनिया गांधी कर रही है। सोनिया गांधी के दर्द का कारण क्या है? शहीद जोरवार सिंह और फतेह सिंह जी, ये गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, जिनको दीवालों में चुनवा दिया गया था। भारत के इतिहास में इनका नामो निशान नहीं था। यदि वो यूरोप में ऐसा होता तो आज हिंदुस्तान के कक्षाओं में पढ़ा जाता। और अहिल्याबाई होलकर 1725 में पैदा ली थी, इंदौर की थी। एक महिला के रूप में दुनिया के इतिहास में उनके समानांतर कोई महिला नहीं है शासक। कांग्रेस ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया। सोनिया जी को अहिल्याबाई होलकर याद नहीं आएगा। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यदि अहिल्याबाई होलकर को लेकर पूरे देश में नहीं घूमे, वो जो इतिहास पढ़ाया गया उस इतिहास में अहिल्याबाई होलकर का कोई स्थान नहीं है। छोड़ दीजिए कौन वाइस चांसलर हुआ, आज आए और गए। मैं अपना उदाहरण बताऊं, आलोक जी बता रहे थे, आलोक जी का मैं सम्मान करता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस का टॉपर था। बीए में यूनिवर्सिटी सेकंड किया, एमए में टॉप किया। आरएसएस बैकग्राउंड के कारण 41 इंटरव्यू के बाद मुझे परमानेंट जॉब हुआ एक शांति कॉलेज में। इसे छोड़िए व्यक्तिगत बातों की मैं चर्चा नहीं करता हूँ, कौन वाइस चांसलर हुआ, कौन प्रोफेसर हुआ, कौन डिले हुआ। ये प्रशासनिक तौर पर, वैचारिक तौर से ये सब चीजें होती रहती हैं। ऐसा आदमी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है क्या सर? ऐसा व्यक्ति यूनिवर्सिटी, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए गरिमा जी, ये बहुत गंभीर बहस है, इसको व्यक्ति पर मत ले जाइए। यूनिवर्सिटी आप सुन लीजिए, गंभीर बहस है। आप मुझे एक चीज बताइए, जिसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन ना हो। अरे वाइस चांसलर और शिक्षा पद्धति के बारे में एक बात बताता हूं। विज्ञान भैरव तंत्र, भगवान शिव और पार्वती जी के बीच संवाद है। 112 प्रकार का मेडिटेशन बताया गया है। दुनिया के 25 देशों में उस पर रिसर्च हो रहा है। भारत में विज्ञान भैरव तंत्र किसी इतिहास समाजशास्त्र का हिस्सा तक नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है कि नई शिक्षा पद्धति में उन बातों को एकत्रित किया। सरिस्वपाही, आपको भी लगता होगा एक नाम, ये गांव का नाम क्या है? मिथिला का एक गांव है मधुबनी का, जहां से हमारे आरजेडी के सांसद मनोज झा जी आते हैं, लगभग उसी के आसपास का। वहां न्याय दर्शन हुआ, जिस न्याय दर्शन की पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, यहाँ का नाम नहीं है। नादिया बंगाल में है, जहाँ नौ न्याय दर्शन आया, उसका नाम नहीं है। नरेंद्र जवाब दे दीजिए। प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा को मध्य प्रदेश के जबलपुर में वाइस चांसलर बनाया गया, और जो न्यूनतम योग्यता थी कि 10 साल की क्वालिफिकेशन शिक्षण की होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने राज्य में विश्वविद्यालयों का नाश कर दिया। इस सोनिया गांधी जी ने अपने यूपीए के दौरान में जो तंत्र चलाती थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होना गुनाह नहीं है। हम संघ के हैं, संघ के लोग वाइस राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वाइस चांसलर बन सकते हैं। और जब कांग्रेस का रजिम था, बगैर योग्यता के बन सकते हैं क्या राकेश? जो सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप एक बात मुझे बताइए, आप सवाल को टाल रहे हैं और मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ सवाल का जवाब टाल नहीं रहा हूँ। मैं उन सवालों पर नहीं जाऊंगा जिन सवालों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं।
लिखा हुआ आधार पर बना नहीं। देंगे? आप मेरी बात सुनिए, एक गरिमा जी एक सवाल का जवाब दीजिए। गरिमा जी एक बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने। 1 करोड़ पुस्तकें थी, 10 लाख मैन्युस्क्रिप्ट था। और द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया को आग लगाने में कौन था? सीजर था। द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया पर 300 पुस्तकें हैं और नालंदा विश्वविद्यालय पर 1934 में धीरजलाल संकालिया की एक छोटी सी पुस्तक है। यह भारत की शिक्षा पद्धति कांग्रेस ने दी है, जिसमें अपनी विरासत को भूल जाना। नालंदा विश्वविद्यालय को सर्च, अब तो सर्च में नहीं आ रहा है, जब मैं राज्यसभा में बोला था सर्च करने पर 65,000 सर्च आया और द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया पर 14 करोड़ सर्च आया। भारत की शिक्षा पद्धति को अपनी विरासत के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा पद्धति के सर यही, लेकिन अब भी हो रहा है क्या? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ आपने, क्योंकि मेरा सवाल नहीं लिया। और आप तो सुन लीजिए, आगे मैं बता दूं। एक आलोक जी ने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया, आपने एक बुनियादी सवाल उठाया था। मैं 2 सवाल शिक्षा पद्धति को बनाने के लिए ना कुछ और पूछ रही हूँ। सर मैं ये पूछ रही हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसका एकेडमिक करियर ना हो, जिसका पढ़ाने से, अध्यापन से, लेखन से कोई ताल्लुक कभी ना रहा हो, ऐसे व्यक्ति को हम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बना सकते हैं क्या? देखिए, मैं किसी व्यक्ति और किसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं जो आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि भारत की शिक्षा पद्धति का सांप्रदायिकरण हो रहा है, तो मैं गगनेंद्र नाथ ठाकुर को उद्धृत करना चाहता हूं, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर के भतीजे थे और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स के संस्थापक थे। उन्होंने एक कार्टून दिया था, विद्या कारखाना, जिसमें एक व्यक्ति जाता है और उधर से कोट पैंट टाई पहन के निकलता है, यूरोपियन होकर मिलता है। वही कांग्रेस के राज में विद्या कारखाना चलती थी, हमकारा यूरोपियन करण होता था। आज भारतीय करण इसलिए हो रहा है, जो मैं बात कहा, मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की बात की, कोई साधारण पुस्तक नहीं है। 112 तरह का मेडिटेशन बताया गया है। न्यूरोलॉजी साइंस उस पर रिसर्च कर रहा है, भारत के न्यूरोलॉजी साइंस में वो नहीं था। सर ये भी भारतीय करण है क्या? गुनाह कर दिया क्या? और मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये भी भारतीय करण है शिक्षा का कि एक वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर प्रणाली हुआ करती थी कि भाई उनका अपना एकेडमिक स्कोर क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, हिंदी में कितने नंबर आए, इंग्लिश में कितने आए, मैथमेटिक्स में कितने आए, उस एपी कितने रिसर्च पेपर दाखिल किए, उस एपीआई स्कोर प्रणाली को सरकार हटाना चाहती है। ये भारतीयकरण है क्या? देखिए, ये पता नहीं, आप पत्रकार हैं, आपको ऐसी क्या जानकारी है मुझे नहीं मालूम। यूजीसी इसके लिए जवाब दे कि मैं यूजीसी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं जो शिक्षा पद्धति का जो मूल तत्व है, सोल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी, यह शिक्षा पद्धति नेहरूवाद। देखिए सोनिया गांधी मैकाले से प्रेम करती हैं, मैकालेवादी शिक्षा को रखना चाहती हैं, जो काका कालेकर ने कहा अकर्मण्य, प्रतिष्ठित अकर्मण्य पैदा करता था। कांग्रेस रेजिम की शिक्षा पद्धति ने प्रतिष्ठित अकर्मण्यों को पैदा किया है। आप बताइए, गुरु तेग बहादुर जी को लुटेरा कहना, जवाब देना चाहते, ये सोनिया गांधी को अच्छा लगता था ना। गुरु तेग बहादुर को डिपाइन यानी लुटेरा कहा गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको देशभक्त कहा, उनको त्याग करने वाला बताया। इससे सोनिया गांधी को दर्द होगा, राहुल गांधी को दर्द होगा। एक और मैं बताना चाह, अब मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए और मैं बड़े एहतराम के साथ आपसे ये कह रही हूं। 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी, 14 से 24 तक, 24 से 25, 11 साल से एनडीए की सरकार है। फेडरल स्ट्रक्चर है देश में, समवर्ती सूची में संविधान की शिक्षा आता है, यानी कि राज्यों को भी अधिकार है और केंद्र को भी अधिकार है। केंद्र राज्य सरकारों का गला क्यों घोटना चाहती है? भाई राज्यपाल बैठा दिए हर जगह, वो यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर की नियुक्ति करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट का विषय है ना, वो किसको वाइस चांसलर बनाए? आप एक बार सुन लीजिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। राज्य में राज्यपाल का महत्वपूर्ण भूमिका है। कांग्रेस रेजिम में हो, वामपंथी रेजिम में हो, राज्यपाल की जो फरवरी में आप क्या चाहते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब, सुन लीजिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब का जजमेंट एक राज्यपाल के रूप में जो केरल में हुआ, केरल की सरकार कोर्ट में हार गई कि नहीं हार गई? अब कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय आरिफ मोहम्मद खान साहब के साथ रहा। आरिफ मोहम्मद खान एक न्याय संगत बात कर रहे थे, केरल की सरकार जातीय और राजनीतिक बात कर रही थी, आरिफ मोहम्मद खान की विजय हुई। मैं एक और बात का मैं मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जल्दी से कह दीजिए। केपी जायसवाल ने 1934 में हिंदू पॉलिटी किताब लिखा, जिसमें इंडिया इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, जिसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जी ने वाशिंगटन में कहा, पेरिस में कहा, मेलबोर्न में कहा, लंदन में कहा और अपने पार्लियामेंट में कहा। इसके पहले हम दुबक के रहते थे। हम क्या डेमोक्रेसी इंग्लैंड से सीखे? बच्चों को सिखाया जाता कि